स्वागत है आपका सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है खबर हिमाचल से। मेरा नाम राहुल और आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, दिग्गज राजनेता रहे अपने समय के और सेकंड जनरेशन मिनिस्टर अपनी फैमिली में। और इनके बारे में जो सबसे मशहूर बात है कि ये नीट एंड क्लीन छवि के नेता हैं। कोई करप्शन के चार्जेस नहीं, कभी कोई केस, कभी कोई किसी ने उंगली उठा के इनकी तरफ नहीं देखा होगा इनके चरित्र के ऊपर। इतने स्वच्छ छवि के नेता रहे। तो आज आइए इनसे परिचय करवाते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है आपका क्षेत्र आपका दायित्व। सो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। एक बात मैं इनके बारे में बताना भूल गया, थोड़ा सा माफ कीजिए इसके लिए, कि चुराह कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कहा जाता था कि अगर कोई नेता है तो वो सुरेंद्र भारद्वाज, और आज भी इनके नाम का डंका पूरे क्षेत्र में बजता है। कई लोग जो कि इनसे जुड़े हुए थे आज भी जुड़े हुए हैं इनके पास, चाहे इनके पास दायित्व हो या ना हो, पर इनके पास हमेशा एक सहायता पूर्वक कार्य के लिए कभी ना कभी आते रहते हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र भारद्वाज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी के विधायक बनने के पहले की जो जर्नी है, क्योंकि लोग जानते हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी विधायक रहे, लेकिन जो इनके पीछे का परिश्रम रहा विधायक बनने के पीछे का और राजनीति में आने का, तो ये रुझान आपका कहाँ से डेवलप हुआ, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो प्लीज। इससे पहले तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बतौर मैंने सर्विस दी है विभाग में, और बहुत सारे काम किए हैं अपने टेन्योर में। 2002 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, लेट श्री विद्याधर जी, क्योंकि मैं उनके बहुत नज़दीक था। उनके साथ मेरा भी काम करता रहता था। मैं राजनीति का घर था, तो लोग आते जाते थे, तो मैं उनके साथ बातें सुनता था, फिर करता था। लोग मेरे से बात करते थे, ऐसे ऐसे करते करते समय बीतता गया और 2002 में पिताजी की स्वर्गवास हो गए पिताजी। तो फिर लोगों ने ये कहा कि आपने सर्विस गवर्नमेंट की बहुत कर ली है और लोगों के बीच में आइए, लोगों की सेवा करिए। जैसे आपके पिताजी ने बहुत सेवा की है इलाके की, तो आप सर्विस छोड़ दीजिए। मैंने लोगों के आग्रह पर सर्विस छोड़ी एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और राजनीति में आया जी। और आप जब चुने गए तो बहुमत से चुने गए। आपने मोहनलाल जी को, जो कि भाजपा के जो नेता थे, उनको बहुमत से हराया। और आने के बाद जो आपने कार्य किए अपने 10 साल के टेन्योर में, उन कार्यों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जब आप शिलान्यास करने जाते हैं तो प्रशासन के लोग होते हैं वहाँ पे, एक गिने चुने कुछ आम जनता। लेकिन जो आपने कार्य किए अपने 10 साल के टेन्योर, हम चाहते हैं कि वो आप खुल के जनता को बताएं, ताकि उन्हें पता लगे कि जो कार्य हुए वो मैंने ही करवाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे आने वाले जो राजनेता आते हैं वो उसका क्रेडिट ले जाते हैं। तो हम आपके मुँह से सुनना चाहते हैं जो आपने कार्य किए। वैसे तो देखिए, 10 साल में विधायक रहा, 10 साल मैंने पार्टी की सेवा की है, तो कुल मिला के मैंने 20 साल दिए हैं राजनीति में। तो बहुत सारे काम जो अपने इलाके के थे, चुराह इलाके के थे, मैंने किए। और जो भी काम किए हैं वो राजा वीरभद्र सिंह जी की कृपा से हुए थे। जो भी प्रपोजल मैं लेके गया था उन्होंने स्वीकार की। और आज आप देखिए कि चुराह कंस्टिट्यूंसी में लगभग हर पंचायत में, यदि हर पंचायत नहीं होगी तो 2-3 पंचायतें छोड़कर स्कूल में एजुकेशन में मैंने बहुत जोर दिया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैंने 30-35 खुलवाए सारे इलाके में, 35 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, बहुत सारे अनगिनत स्कूल हैं।
तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाई। उसके बाद मैंने एक डिग्री कॉलेज तीसरा में दिया, तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में सेकंड हाईएस्ट जो अटेंडेंस है बच्चों की वो तीसरा में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया और उसका रिजल्ट जो है वो आज का आ रहा है। छुरा के बहुत सारे बच्चे हर फील्ड में वो आगे आ गए। सेना में देखिए, पीछे सेना में भर्ती हुई, वायुसेना में भर्ती हुई, पुलिस में आई, फॉरेस्ट गार्ड में आई, JBT टीचर लगे, लेक्चरर लगे, लैंग्वेज टीचर लगे, HS IAS जो भी है, इंजीनियर डॉक्टर बने। वो एक मैंने जो एजुकेशन की क्रांति लाई थी उसका रिजल्ट है। बाकी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, वो बहुत सारे काम हुए हैं, अनगिनत काम है। कितने ट्रांसफार्मर लगाए, हर घर में बिजली पहुंचवाई, हर इलाके में सड़कें पहुंचाई। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के ध्यान में ऐसी बात नहीं कि चुरा के लोग नहीं जानते, सब जानते हैं कि किस किस समय में हुआ है। और ये बोलने की बड़ी बात नहीं, सारे बच्चा चुरा कर जानता है कि किस किस समय में कितना कितना काम हुआ है, और सारे लोग जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जब आप अपने दायित्व पे कार्यरत थे तो जो सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, हम जानना चाहते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए और किन किन मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ा जन सेवा के और कल्याण के लिए। तो ऐसा है कि कार्य करने में मुश्किलात तो आती है, कोई भी कार्य करो आप, तो चैलेंज बहुत होते हैं, पर चैलेंज से डर के घर नहीं बैठना पड़ता है। चैलेंज को फेस करके ही आगे आदमी बढ़ता है। तो चैलेंज आज भी चैलेंज है, पीछे पहले भी चैलेंज होते थे। तो चैलेंज का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है, उसके पीछे आपकी इच्छा शक्ति काम करती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मुझे बड़ी मुश्किलात नहीं करना पड़ी, क्योंकि हमारे सरकार में चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे थे, राजा वीरभद्र सिंह जी, वो सारा काम कर देते। तो उनकी कृपा से जो भी प्रपोजल ले जाए, चैलेंज ले जाए, उनके पास वो सॉल्व करते। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से आपने नाम लिया स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का, कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन मुख्यमंत्री नहीं थे। और मैं आज के जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जब से वो बने हैं 1.5 साल का ऑलमोस्ट टेन्योर उनका हो चुका है, तो आप किस तरह से उनके टेन्योर को देखते हैं? देखिए, आदरणीय सुखविंदर जी सुक्खू, ये हमारे साथ, मेरे साथ ही 2003 में हमने विधानसभा में हम एंट्री ली थी, तो ये मेरे सहयोगी हैं। और एक साधारण परिवार से हैं ये, इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया, जैसे मैं उनसे सुनता था। ये अपनी छात्र राजनीति से उठ के आए हैं और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवार से एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे जो इनकी इच्छा शक्ति थी वो काम आई। तो मैं समझता हूँ वर्तमान में बहुत अच्छे फैसले लेते हैं, सबका ध्यान करते, सभी वर्गों का ध्यान करके इन्होंने काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का है। चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। पीछे बहुत बड़ी हिमाचल में प्रॉब्लम आई, सड़कें नहीं बची, बिजली ख़त्म हो गई, लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लोगों की जान मान की कमी हुई, बहुत नुकसान हुआ। फिर परंतु इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बावजूद इसके कि इनके पास आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं थी स्टेट में। इन्होंने कई दफ़ा केंद्र से गुहार लगाई कि भाई हिमाचल की परिस्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, इसको सहायता की जाए। परंतु केंद्र ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कोई पैसा नहीं दिया। इसके बावजूद भी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया,
ये काबिल तारीफ़ है और मैं इसकी पूरी पूरी सराहना करता हूँ। और मैं समझता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री हिमाचल को शायद दोबारा मिले। जी, आपने जिस तरह बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ आपके संबंध अच्छे रहे, शुरू से ही अच्छे रहे जब से आप राजनीति में आए। जनता का ये कहना है कि आपके चेयरमैन बनने की बात चल रही थी कोऑपरेटिव बैंक में, क्योंकि आप एक टेन्योर नेता रहे और उसके बारे में कांग्रेस ने कोई विचार अभी तक परामर्श आपके साथ साझा किया हो, या सरकार किसी न किसी ओहदे पे आपको बैठाने का सोच रही हो आगे इन फ्यूचर भी, तो क्या कोई बात ऐसी चल रही है सरकार की आपके साथ, कांग्रेस के साथ? देखिए, सरकार में रहें या सरकार के बाद पीछे रहें, आदमी की जो नीयत है वो काम करने की होनी चाहिए। मैं अभी सिर्फ एक्स MLA हूँ, पूर्व विधायक हूँ। मुझे अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी है, परंतु मैं समझता हूँ जब मुख्यमंत्री अपना है तो सरकार में हमारी जिम्मेदारी लेना ना लेना कोई बड़ी कोई बात नहीं है। हाँ, इस समय भी जो भी परिस्थिति होती है, काम होते हैं, हम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, वो काम कर देते हैं। रही चेयरमैन की बनने की बात, वो तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये माननीय मुख्यमंत्री वो देखेंगे, क्योंकि उनको भी और कई प्रॉब्लम होती है, उन्हें एडजस्टमेंट कई लोगों की करनी होती है। यदि उनको ठीक बैठेगा, सूट करेगा तो वो कर देंगे, नहीं करेगा तो शायद ना भी करे। परंतु मेरी कोई ऐसी इच्छा तो है, क्योंकि कोई पद मिल जाते तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। परंतु ये तो उनकी अपनी इच्छा है, किसको करे ना करे। तो मेरे लिए कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है कि भाई मैं नहीं बना तो मैं कोई गवर्नमेंट से नाराज़ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपना जो काम है वो करता रहूँगा। जैसे लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनके काम करता रहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो यदि जो चेयरमैन बनाते हैं ठीक है, नहीं बनाते तब भी ठीक है। खबरें आई थी जब आपका टिकट कटा पार्टी से, तो विद्रोह की खबरें बहुत आई इलेक्शन से पहले कि सुरेंद्र भारद्वाज जी हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट लड़े या फिर पार्टी का ओहदा छोड़ दे, पद छोड़ दे, साथ छोड़ दे। और क्या ऐसा कुछ हुआ कि आप सहमति के साथ जो नए प्रत्याशी थे उनके साथ मिलके कांग्रेस के प्रचार के लिए दोबारा चले, या कोई वादा किया गया आपको कि आप जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको इस ओहदे या पद पे बैठाया जाएगा? क्योंकि 60 साल अगर हम बात करें कांग्रेस की, अगर 60 साल की राजनीति है इस कांग्रेस की, तो 45 साल सिर्फ आपके परिवार का योगदान है हिमाचल में, पीछे विजयधर जी का और उसके बाद आपका 10। तो क्या कोई ऐसी बात हुई थी उससे पहले कि बाद में आने के पार्टी अगर मेजोरिटी में आती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आपको किसी न किसी ओहदे पे जरूर बैठाया जाएगा, और अब कांग्रेस उस वादे से मुकर चुकी है? देखिए, ऐसा है, टिकट बांटने के समय एक तो इनकी पार्टी की प्रक्रिया है कि कोई फील्ड का ये सर्वे लेते हैं, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल झूठा है। सर्वे लोग आजकल फेक आईडी बनाते हैं, फेक आईडी जरिए लगे रहते हैं लोग मनपसंद किसी का नाम देने के लिए। तो जो फेक आईडी बनती है उससे उसका नाम उजागर होता है। ना मैंने फेक आईडी बनाई है, ना मुझे कोई ऐसा ठगने का कोई शौक़ है। मैंने तो जनता की ईमानदारी से सेवा की है, और जो सर्वे रिपोर्ट जानी चाहिए वो शायद नहीं गई है हाईकमांड के पास। तो मैं समझता हूँ ये सर्वे वाला प्रोसीजर वो गलत है। हाईकमांड को देखना चाहिए कि और कई तरीके होते हैं। सर्वे जब फॉल्स आईडी बन जानी तो फिर रात दिन लगे रहो उस कैंडिडेट के गुण गाने। तो ये हाईकमांड समझते कि शायद इसके बहुत ज़्यादा ना भरे, गलत है। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि ये सर्वे वाइज जो प्रथा की चालू की है ये ख़त्म करे, कोई दूसरी जो प्रक्रिया है वो अपनाएं। तो सर्वे कहता है कि जिसका सर्वे ऊंचा था वो क्या हाल है आजकल। मैं समझता हूँ ये सर्वे सब झूठा है, ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, और जो ईमानदारी से पार्टी का काम करता है, लोगों का काम करता है, उसको टिकट देनी चाहिए। परंतु मुझे टिकट नहीं दी, मैं तो चुपचाप इसलिए बैठ गया कि मैं एक कांग्रेसी परिवार का सदस्य हूँ। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आप देखिए फ्रीडम फाइटर फैमिली है कितनी अब, मैं उस फैमिली से हूँ मैं।
और मैं ये नहीं कहीं कर सकता कि कांग्रेस पार्टी का छोड़ के और बीजेपी में चले गए, आप में चले, मैं ये कभी नहीं करूँगा। मेरे पास उस टाइम बहुत सारे लोग आए, आप के पार्टी के लोग आए, इवन बीजेपी की आए। मैं कहा नहीं भाई, मैं तो कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस में का सिपाही हूँ, मेरे ख़ानदानी कांग्रेस के, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं दूसरे पार्टी का नाम नहीं छोड़ता। तो ये पार्टी, इसके पार्टी जो भारत आज़ाद करवाया, कांग्रेस पार्टी ने ही करवाया। तो मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी रहे, तो मैं इसको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा आपको आश्वासन है। जी, जिस तरह से 2013 में जो कॉन्स्टिट्यूंसी रूट कटा और चुनाव के अंदर आप शामिल हुए, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आपकी राजनीति में? क्योंकि उसके बाद ही उससे पहले आप लगातार जीतते रहे और कॉन्स्टिट्यूंसी रूट नया बनने के बाद आप चुनाव के अंदर आए और आने के बाद उसके बाद अगर लगातार आपको 2 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आपकी राजनीति में? देखिए, इम्पैक्ट तो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ लोग पार्टी में पीठ के पीछे छुरा घोंपना शुरू करते हैं। उनको शायद ये राजनीति पसंद ना हो, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने पार्टी को डैमेज करने के लिए पार्टी में ही रहकर मेरे खिलाफ ही काम करते रहे, और उसका अल्टीमेट नुकसान तो कहीं ना कहीं होता ही है ना। तो नुकसान हुआ और मैं 2 इलेक्शन हार भी गया, परंतु जो छवि मेरी बनी हुई थी पब्लिक में, वो आज भी है, चाहे मैं इलेक्शन हारा चाहे जीता। परंतु कुछ लोगों की बदौलत अब हर चीज़ तो शायद मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, परंतु फिर भी कोई ना कोई इसके लिए कुछ लोग जिम्मेवार है। तो जो ये इलाका बदला, अब कुछ लोग यही प्रोपोगंडा करते रहे कि ऊपर का चुरा और नीचे का चुरा। कुछ लोग अपने मतलब के लिए भी बात फैलाते रहे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मेजॉरिटी एरिया ऊपर है और नीचे कम है, ये बड़ी बातें चलती रही। हो सकता है एक कारण ये भी था मेरी टिकट कटने का, परंतु इस बार तो जो नए प्रत्याशी को टिकट दिया गया वो तो बिल्कुल सेंटर के पार्ट में चुरा गए। फिर क्या हुआ, फिर भी वो लड़का हार गया। तो मैं समझता एक झूठा प्रोपेगेंडा था। यदि नरेंद्र मोदी जी अब गुजरात से आगे काशी से इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमारा तो एक घर था, एक कंस्टिट्यूंसी थी, इसमें कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा था जो एंटी चला गया। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपके खिलाफ राजनीति हुई वो सबसे ज़्यादा आपकी ही पार्टी के लोगों ने जो साजिश रची, जैसे आप बता रहे हैं, तो जिसका कि खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस उसके बाद भी उस सीट पे, चुनाव सीट पे नहीं जीत पाई। तो जो नए प्रत्याशी आए, जसवंत सिंह खन्ना जी, क्या आपको लगता है ये काबिल थे वहाँ से टिकट लेने में, कि लायक, लड़ने लायक थे, वहाँ से सही प्रत्याशी थे कांग्रेस के चुनाव के लिए? चलो ऐसा है, जैसे हमारी पार्टी की एक तरीका था, प्रक्रिया है कि सर्वे रिपोर्ट, हो सकता है कि यशवंत खन्ना जी की सर्वे रिपोर्ट हमसे बेटर हो। तो जब उन्होंने सर्वे रिपोर्ट ही कंसिडर करनी, तो ठीक है, खन्ना जी को टिकट दे दिया। खन्ना जी इलेक्शन भी लड़े, हार गए। अब उनको कैसे पब्लिक के बीच में जाना, पब्लिक का कैसे काम करना है, पब्लिक का कैसे दिल जीतना है, उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि साहब जो गेंद है उनके पाले में, अब उनको चाहिए कि कैसे पब्लिक से निपटें। इसके बारे में मैं तो खैर ज़्यादा नहीं कोई कहूँगा। अब जब उनको पार्टी ने एक कैंडिडेट बना ही दिया, तो अब उसकी ड्यूटी है वो पब्लिक के साथ मिले जुले, जो प्रशासनिक सेवा देते हैं लोग, ऑफिसर, उनसे बात करे, वो पॉलिटिकल सर्कल से बात करे, कैसे लोगों को ये अपने साथ ले चलते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो आपकी जो नाराज़गी है आपकी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस से, किस हद तक है वो आपके बयानों से पता लगता है। और हम ये जानना चाहेंगे फिर भी, आप ये जो नए प्रत्याशी आए, अभी जो 1 जून को इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं हिमाचल के अंदर, उन चुनाव के अंदर एक नाम उभरा है नया, आनंद शर्मा जी का, चंबा कांगड़ा की जो सीट के ऊपर बैठने जा रहे हैं। और किस तरह देखते हैं उन प्रत्याशी को? आपको क्या आपको लगता है वो सही कैंडिडेट है? देखिए ऐसा है, आनंद शर्मा जी कोई पहली बार नहीं आए हैं पॉलिटिक्स में।
ये भारत वर्ष की राजनीति में रहे हैं और वहाँ पे 2 बार मैं समझता हूँ कैबिनेट मिनिस्टर में काम किया है और एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लीडर हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि उनको कांगड़ा चंबा से एक उम्मीदवार बनाया है और एक बहुत अच्छा कदावर नेता इन्होंने हमें दिया है। तो मैं समझता हूँ आनंद शर्मा जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया है और हम पूरी पार्टी चंबा इस क्षेत्र की पूरी जोर लगाएंगे, आनंद शर्मा जी को भारी बहुमत से हम जिताएंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन कई एलिगेशंस ऐसे भी लग रहे हैं आनंद शर्मा जी के ऊपर कि ना तो ये चंबा के रहने वाले हैं, ना ही ये कांगड़ा के। उन्होंने मैक्सिमम टाइम जो है अपना दिल्ली में गुजारा है और कभी कभी शिमला में होते हैं। तो क्या ऐसा कोई प्रत्याशी जिसने मैक्सिमम टाइम अपना इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर स्पेंड ही नहीं किया, तो क्या वो बिल्कुल सही चॉइस है कांग्रेस पार्टी की? हाँ, सही चॉइस है, क्योंकि भारतवर्ष में कोई भी आदमी पार्लियामेंट के लिए कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। आपने अभी देखा है बीजेपी में, देखिए कि कहाँ से कैंडिडेट कहाँ टिकट दे दिए इन्होंने। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी सोच, कम सोच वाले ये एक बात कहते हैं कि हमारे देश का प्रदेश का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे प्रदेश के ही हैं आनंद शर्मा जी। यदि ये कांगड़ा चंबा से लड़ते तो हमारा सौभाग्य है और इनको किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अब हम कुछ ही दिनों में इनके जो कार्य किए हैं इन्होंने एज ए सेंट्रल लीडर, वो हम बीच में हमें पास वो इन्फॉर्मेशन आ रही है और हम कुछ दिनों में वो सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देंगे। एक बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस प्रदेश, ये तो हमारे प्रदेश के हैं, इसलिए हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना जनता को कोई एतराज़ है। मैं समझता हूँ ये भी एक झूठा प्रचार बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है और ये बहुत ही सही कैंडिडेट है, बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट है, मैं ये मानता हूँ। और एक मौजूदा स्थिति में एक बात उभर के आई है कि जब से 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में गिरने जा रही है 4 जून के बाद, क्या ये सच है? नहीं, ये तो भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये इनको लेने दो, इनको मजा लेने दो, ये कुछ नहीं होगा। सुख सरकार अटल है, पूरा अपना समय 5 साल बिताएगी, आगे भी सुख सरकार जो है कंटिन्यू करेगी, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये सपने दिन को लेना छोड़ दे तो ये सपने रह जाएंगे। सुख सरकार बहुत स्ट्रांग है। और इन्होंने जो स्कीम वादा किया था इलेक्शन से पहले कांग्रेस सरकार ने कि 1500 रुपये हर महिला को ये जीतने के बाद इसका लाभ हर महिला को देंगे, और जब अभी रिसेंटली इन्होंने इसको अप्लाई किया तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया। इससे नाराज़गी है कुछ लोगों की, कुछ महिलाओं की, कि पहले ये क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि कुछ ही जो गिने चुने हैं उन्हीं को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा, ना कि सभी को। देखो ऐसा है, सभी को क्या ज़रूरत है? सभी को तो मैं समझता हूँ जो अमीर लोग हैं उनको क्या ज़रूरत है ये पैसे लेने की। ये जो गरीब आदमी हैं, IRDP हैं, BPL हैं, अंत्योदय हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। यदि एक अमीर आदमी के परिवार को भी 1500 रुपये दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सभी को मतलब ये नहीं है कि भाई जो अमीर लोग हैं बहुत सारे लाखों और अपने रिटर्न भरते हैं उनको किसी बात की देनी है। तो गरीब आदमी की एक सहायता है। तो जो ये मैंने कैटेगरी बताई कि IRDP की वो भी हैं, BPL के हैं, अंत्योदय की फैमिली हैं, या एक क्राइटेरिया और करे कि जो गरीब हैं दूसरे तो उनको सब मिलेगी, पर अमीर आदमी को देने का कोई औचित्य नहीं। मैं तो इसको नहीं मानता, परंतु गरीब औरतों को सबको मिलेगी। मौजूदा जो स्थिति है कांग्रेस के प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसे किस तरह से आप देखते हैं? बहुत स्ट्रांग है, 100% है। हम जीतेंगे, पार्लियामेंट में जीतेंगे और आने वाले इलेक्शन में जो विधानसभा होगा 2027 में वो भी जीतेंगे। बजट स्ट्रांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी बहुत अच्छी तरह से काम करें, ईमानदारी से काम करें
और मैं समझता हूँ ये कांग्रेस अब चलेगी, क्योंकि बीजेपी के जो झूठे वादे थे, मोदी की गारंटी तो सारी फेल हो गई। ये मोदी की गारंटी कौन सी गारंटी है? सारी फेल गारंटी हैं। इसलिए जो गारंटी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी हैं वो सही हैं, वही चलेंगी। आजकल बहुत से नेता जब से बीजेपी में स्विच कर रहे हैं, मतलब पार्टी बदल के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ऑलरेडी ये चला रहता है, शुरू से चलता है जब से लोकतंत्र बना है, लेकिन आज मौजूदा हालातों में मैक्सिमम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे वो बीजेपी में चले गए। एक उनका उदाहरण, सबसे जो बड़ा उदाहरण है हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर, हर्ष महाजन जी, बड़े दिग्गज नेता माने गए कांग्रेस के, और आज वो बीजेपी की सीट से राज्यसभा में बैठे हैं, चंबा की सीट से। तो किस तरह से देखते हैं आप इनको? मैं समझता हूँ आज का समय शायद ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, लोग चले जाते हैं, परंतु मेरा अपना मानना है कि ये गलत है। यदि एक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो ये गलत है, जनता के साथ एक धोखा दे रहे हैं, और ये सरासर झूठ है और ये धोखा देने वाली बात है। मेरी राय है कि जिस पार्टी में कोई रह रहा है उसी पार्टी में रहना चाहिए। ये बदला बदली वाली, अदला बदली वाली जो पार्टी है वो नहीं होनी चाहिए। यदि कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस में रहिए, कांग्रेस की सेवा करिए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के साथ है, गरीबों की भलाई करती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े उन धन्ना सेठों की पार्टी है, तो उस पर जाने का कोई मतलब नहीं है। यदि सही सेवा करनी है तो कांग्रेस में रहना पड़ेगा जी। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस धीरे धीरे सेंटर के अंदर भी, अभी बीजेपी है सेंटर के अंदर, लेकिन की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, ये धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि छठ के बहुत कम राज्यों में रह गए हैं अभी, और धीरे धीरे लोग अब बीजेपी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टियां भी छोड़ रहे हैं, ना कि राजनेता ही नहीं सिर्फ, और लोग भी आजकल बीजेपी से ज़्यादा जोड़ रहे हैं। इसका क्या कारण देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बीजेपी ने कोई सुनहरे सपने दिखाए थे एक समय में, तो लोग अट्रैक्ट होके चले गए, परंतु जब से राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा की है, और इस यात्रा का उन्होंने 10,000 किलोमीटर वो पैदल चले हैं। इस यात्रा के दौरान वो किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, छोटे दुकानदारों से मिले, जो बेरोजगार हैं उनसे मिले, सबसे मिले, सबका उनके दर्द दुख सुना, और उसके हिसाब से अब जो है कांग्रेस में लोगों की वापसी हो रही है। अब कांग्रेस में लोगों का विश्वास जाग रहा है। जो इन कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त संगठन जो बना है इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसका जो मैनिफेस्टो बना है वो सारे गरीब आदमी को देख के बना है, जगह जगह जाके देखा, बहुत मेहनत से बना है। पहली बार जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बना है इसकी प्रशंसा हो रही है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आगे समय आएगा वो बनेंगे प्रधानमंत्री, और जो लोग गए हैं वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नए लोग, ईमानदार लोग जिनका पार्टी में सेवा करने का वो है, गरीबों की सेवा करेंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे। राहुल गांधी जी अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और राहुल गांधी एक बहुत अच्छे परिपक्व नेता बन रहे हैं और बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाला भविष्य कांग्रेस का है, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे चुनाव लड़ने से पहले, वो इन 5 सालों में पूरा करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जैसे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन बहाल की, 1,36,000 पेंशनर को जो थे उनको इसका फ़ायदा हुआ है, और आने वाले जो लोग हैवी सर्विस में उनको ही फ़ायदा होगा। और उन्होंने उसकी जो पेंशन का दिया है और 1500 का किया है, वो अभी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन आ गया इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी ब्रेक लगी है, परंतु इलेक्शन के बाद एकदम सभी को पेंशन जो है 1500 ही मिलेगी। तो वादे जो हैं करके 5 साल के लिए टेन्योर के लिए होते हैं, वो करते करते मैं समझता हूँ ये सारे वादे पूरे होंगे। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की स्टेट थी
वहाँ हमने सारे वादे पूरे किए हैं। और हम जो वादे राहुल गांधी ने किए हैं, और राहुल गांधी तो अपनी गारंटी दे हैं और गारंटी से इसका कानून बनाएंगे, तो ये सारे वादे पूरे होंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मैनिफेस्टो सबके हितों के लिए है, तो कांग्रेस से स्ट्रांग होगी। एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने का, वह बेरोजगारी। हिमाचल के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो क्लोज टू 33 to 34% है, और जो युवा है आज का वो कांग्रेस से बहुत नाराज़ है कि कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आ रही है जिसकी वजह से रोजगार बढ़ सके। तो इसके बारे में जो प्रदेश की सरकार है, जो सीएम साहब हैं, इन्होंने कोई नीतियां जो लाने का सोच रहे हैं जिससे बेरोजगारी दर कम हो सके, युवा को रोजगार मिले और आने वाले टाइम पे जो जीडीपी है हिमाचल की वो और ग्रो कर सके? देखिए ऐसा है, आपने मैनिफेस्टो तो पढ़ी, आप जो राहुल गांधी ने दिया है उसमें सबको लिखा है कि सबको जो अप्रेंटिसशिप होंगे लड़के करेंगे, जितने जो भी ग्रेजुएट हैं उनको 1 लाख रुपए का वादा किया गया। तो ये राहुल गांधी ने किया, ये सारे हिंदुस्तान में लागू हो गए, ना कि केवल हमारे हिमाचल में। और उन्होंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, और इसमें जो भी लड़के फिर जैसे प्राइवेट कंपनियों में जैसे जैसे उनकी योग्यताएं हैं वो उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। और जो गवर्नमेंट में वेकेंट पोस्ट भरी है, वैकेंट पोस्ट है, उनको भरी जाएगी। जैसे उन्होंने कहा भी 35 लाख जो है 30 लाख पोस्टें तो केंद्र में खाली हैं, तो मोदी सरकार 10 साल में क्यों नहीं भरी? ये तो सैंक्शन पोस्ट हैं, ये तो भर देनी चाहिए, वो भी नहीं भरी। परंतु जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है इसमें क्लियर कट है कि वो बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की जाएगी, और जो खाली पद हैं उनको तो भरेंगे, और जो प्राइवेट कंपनियों में लोग जैसे कम्पिटेंट होंगे उनको वहाँ पे हम जगह बनाएंगे। जगह इसलिए कमी पेशी हो रही है कि इन्होंने सारा बिजनेस तो बेच दिया है। रेलवे बड़ा था, हवाई जहाज बेच दिए, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, और ये हमारे तो जो प्रोजेक्ट में डैम लगे ये बेच रहे हैं। जब बेच के किसी लाले को देंगे तो लाला तो अपनी मर्जी से लोगों को रखेगा। तो ये हम कानून बना के वापस लाएंगे, और उसमें जितने भी भर्तियाँ हम करेंगे। ये अब लालों की सरकार नहीं होगी, ये कांग्रेस की सरकार होगी। जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस के सेंटर में, आपको लगता है बीजेपी इस बार 400 पार का जो आंकड़ा क्रॉस कर पाएगी? जो अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि इस बार 400 पार, क्या ये सच होगा? नहीं, मोदी सरकार ने क्या काम किया जो इसमें कोई ऐसा काम बताया कि भाई 400 पार जाएंगे? क्या कौन सा काम था? स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके अलग कर दिए थे, तो वो 300 कुछ 40-50 सीटें ले थी। मोदी जी ने काम ही नहीं, अडानी और अंबानी के जो है, इन्होंने अडानी अंबानी को अमीर किया, सारे देश को गरीब कर दिया। तो 400 पार तो नहीं, इसकी 200 पार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी जी। और अगर आपको इन फ्यूचर कांग्रेस पार्टी चेयरमैन, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पे अगर अहदे पे बैठाती है, तो अब क्या क्या नीतियां हैं लाने की सोच रहे हैं कि जिससे हम और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें, और क्या क्या प्लान्स हैं आपके इन फ्यूचर? देखिए, पर्टिकुलर तो नहीं कह सकता कि कोऑपरेटिव जोड़ेंगे उसमें। यदि कोई समय कोई मौका देते हैं तो उसमें हम बैठेंगे। क्या हो सकता है, कौन सा कॉरपोरेशन मिलती है, कौन सा बोर्ड मिलता है नहीं मिलता है, तो जो भी सरकार की नीति होगी हम इम्प्लीमेंट करेंगे हम, और उसमें कोशिश करेंगे कि उसमें से जॉब अपॉर्चुनिटी निकाली जाए, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे आपकी पर्सनल जो एक्सपेक्टेशंस है कांग्रेस से, प्रदेश की पार्टी से, वो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? मेरे कोई ख़ास नहीं है, मैं तो जनता का सेवक हूँ। जब तक प्राण सेवा करते रहेंगे, मेरी कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है, परंतु जो लोग काम लेके आते हैं मैं उसको करता हूँ। पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लगे रहेंगे। बाकी मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, यदि कोई देगी तो उसको पूरा हम निभाएंगे। क्या आपको लगता है जो सरकार ने आपके साथ किया वो गलत किया, कांग्रेस सरकार ने? क्योंकि आप शुरू से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, ईमानदारी के साथ जुड़े रहे,
और बिना किसी दबाव के अपना कार्य करते रहे और आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे दिग्गज नेता को, जिसको कई ऑफर आए, कई पार्टियों का ऑफर आए कि आप ये पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, स्टिक रहे, तो आपको लगता है ये पार्टी ने आपके साथ अनफेयर डिसीजन लिया है आपकी टिकट काट के, और एक नए प्रत्याशी को टिकट दिया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कांग्रेस के अंदर, बजाय आपके जो कि 45 साल की राजनीति का बैकग्राउंड सिर्फ आपके परिवार का ही है? चलो ऐसा है ना कि पार्टी हाईकमांड ने जो किया है, शायद उस टाइम उनके दिमाग में क्या चल रही थी, क्या बात उन्होंने, क्या क्राइटेरिया फिक्स किया था, मैं समझता हूँ, मैं इस डिटेल में नहीं जान सकता कि क्या है जो पार्टी ने किया। चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए तो इसका अफसोस तो होता है, परंतु मैं लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा अपने दिल में लगाते नहीं वो चीज़ें। मैं तो समझता हूँ यदि ये मानव शरीर मिला है तो इस सेवा के लिए मिला है, तो हम सेवा करते रहेंगे। यदि पार्टी को पसंद आएगी तो वो इसकी कोई हमें जगह देंगे, पार्टी में देंगे या गवर्नमेंट में देंगे, तभी हमने काम ही करना है, तो अभी भी काम करते रहेंगे। मेरा कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, तो जैसा जो होगा हम काम करते रहेंगे, ये मेरा मानना है बस। जैसे कि पारिवारिक परंपरा होती है कि आपके पिताजी भी मंत्री रहे, आप खुद एमएलए रहे, उसके बाद कोई आने वाले आपके परिवार में कोई सेवा भाव से या फिर मंत्री पद के ओहदे पे या चुनाव लड़ने का इन फ्यूचर अगर कोई सोच रहे हैं, या आप चाहते हैं कि लेगेसी हमारी कंटिन्यू, हम सेवा करते रहे, कुछ ऐसे विचार या कोई राय आपकी? चलो वो तो हो सकती है, उसमें क्या है, वो तो हो सकती है, समय आने पर उसको उजागर किया जाएगा। तो अभी कोई प्लान नहीं, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं कि कोई? नहीं, नाम तो नहीं है, पर बीच में पैदा हो जाते हैं, इसमें क्या है, यदि होगा तो समय बताएगा। हमारी वैसे सेवा लोगों के बीच में है, दी है हमने, लोग उसकी याद करते हैं। ये समय आ गया तो कोई ना कोई तो पैदा हो ही जाएगा उसमें। और एक आखिरी सवाल आपसे, सबसे आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है हिमाचल के अंदर? फेवरेट ठीक है, जो मैं कहता हूँ स्वच्छ राजनीति करे, माननीय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, एक साधारण और ऑनेस्ट आदमी हैं, साधारण परिवार से आते हैं, सबकी सुनते हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हमारा इस वक्त जो फेवरेट पॉलिटिशियन है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और एक आखिरी और अगर आप तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि राजनीति आप पे थोपी गई, आपके इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट कुछ और थे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ओहदे पे, अधिकारी ओहदे पे आप सरकार के अंदर थे, और आपने रिटायरमेंट से पहले ही आपने वो ओहदा छोड़ के, क्योंकि जनता की डिमांड थी, ये तो जनता की डिमांड थी कि आपको इस ओहदे पे या आपको मंत्री ओहदे पे देखना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पर्सनल इंटरेस्ट माइट भी कुछ और हो सकते थे या होंगे उस टाइम, क्या ये ऐसा कभी लगा आपको कि राजनीति जो ये डिसीजन है यहाँ पे थोपा गया जनता द्वारा? नहीं, थोपा नहीं गया, थोपने की कोई बात नहीं है, थोपना तो जनता की डिमांड थी, तो मैंने देखा चलो सर्विस भी कर ली है, 27 साल सर्विस कर ली है, तो यदि जनता की सेवा कर सकते हो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई और काम नहीं है। तो जनता ने कहा और हम चले आए, हमने सेवा भी की है, आज भी लोग याद करते हैं उसकी सेवा को। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका सुरेंद्र सर जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने का, और हम चाहते हैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आने वाले समय पे कोई ना कोई ओहदा पार्टी आपको दे, ताकि आपके पास उस ओहदे आने के बाद की रीच और बढ़ सके, और आप लोगों की सहायता अच्छे मन से जैसे करते थे और आगे भी वो कंटिन्यू कर सके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मच। थैंक यू वेरी मच।